अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। आज हमने 11th क्लास की जो केमिस्ट्री है इसका चैप्टर नंबर 6 केमिकल एनर्जेटिक्स क्या होता है और इसका बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक स्टैंडर्ड इंथैल्पी चेंजेस क्या होती हैं इसके बारे में आज हमने डिस्कस करना है। तो बेटा ये जो आपका क्वेश्चन है ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये आपके एमडी कैट ई कैट या कोई भी एंट्री टेस्ट के अंदर यहाँ से क्वेश्चन जरूर आएंगे। बोर्ड के एग्जाम के अंदर यहाँ से एमसीक्यूज भी आएंगे और यहाँ से शॉर्ट क्वेश्चंस भी आएंगे। अगर ये लॉन्ग क्वेश्चंस के तौर पर देगा तो मुख्तलिफ किस्म की जो इंथाल्पीज हम पढ़ेंगे उनमें से कोई एक या दो दे देगा। अब हम सबसे पहले ये क्वेश्चन आता है कि व्हाट इज इंथाल्पी। ये इंथाल्पी क्या होती है बच्चों? किसी भी चीज के अंदर जो टोटल एनर्जी होती है, जो टोटल हीट होती है, दैट इज नोन एज ए इंथाल्पी। फॉर एग्जांपल एक सेब है, उसकी एक एनर्जी है। वो सेब, हमें भूख लग रही है, हमारे अंदर ताकत नहीं है, तो हम जब सेब खाते हैं तो एक एनर्जी आ जाती है, यानी सेब की जो एनर्जी होती है वो हमारे अंदर ट्रांसफर हो जाती है। अब सेब के अंदर जो एनर्जी थी, जो हीट थी, दैट इज कॉल्ड इंथैल्पी। ऐसे आप रोटी खाते हैं तो रोटी के अंदर भी एक हीट है, एक एनर्जी है। जैसे हमारी बॉडी के अंदर जाएगी तो हमें ताकत और एनर्जी देगी, तो वो जो रोटी की हीट है वो हमारी बॉडी की एनर्जी के अंदर कन्वर्ट हो जाएगी। तो इसी चीज को आपने इंथैल्पी कहते हैं। अब इंथैल्पी क्या होती है? इंथैल्पी इज थर्मोडायनामिकल प्रॉपर्टीज। थर्मोडायनामिकल प्रॉपर्टीज वो होती हैं जिनका ताल्लुक हीट के साथ होता है, हीट चेंजेस के साथ होता है। मतलब आप खाना खाते हैं तो हमारी बॉडी में हीट आ जाती है। किसी अच्छी जगह पे आप बहुत मजे का मनपसंद खाना खा रहे हो तो आपको पसीना आ जाता है, क्योंकि वो जो एनर्जी है वो हमारी बॉडी में जा रही होती है, फिर वहां से हीट बन रही होती है और एक्स्ट्रा हीट की वजह से हमें पसीना आना शुरू हो जाएगा। तो दैट इज ए थर्मोडायनामिकल प्रॉपर्टी दैट रिप्रेजेंट द टोटल एनर्जी ऑफ ए सिस्टम। किसी भी सिस्टम की जो टोटल एनर्जी होती है, जो टोटल हीट होती है, दैट इज नोन एज ए इंथैल्पी। आप इसे इंथैल्पी कहेंगे। अब ये जो बेटा इंथैल्पी होगी, इट इज डिनोटेड बाय एच। इंथैल्पी को आप खाली एच से जाहिर करेंगे। ये इंथैल्पी किसी एक चीज की होगी, मतलब सेब की जो इंथैल्पी है उसके अंदर जो एनर्जी है उसको बच्चों आपने एच से जाहिर करते हैं। अब हमारे पास दूसरी जो चीज आ जाएगी, इसे हम कहेंगे चेंज इन इंथैल्पी। जब उसी सेब को हम खा लेंगे तो हमारे अंदर जो ताकत आएगी उसे चेंज इन इंथैल्पी कहेंगे। तो चेंज इन इंथैल्पी किसके बराबर होगी? अब चेंज के लिए आपने डेल्टा लिखेंगे। डेल्टा का मतलब होता है चेंज, किस में तब्दीली आ गया है। चेंज इन इंथैल्पी बराबर है इंथैल्पी ऑफ रिएक्टेंट माइनस इंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट। तो ये बेटा हमारे पास जो इंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट माइनस इंथैल्पी ऑफ रिएक्टेंट जो आप ले रहे होते हैं, दैट इज नोन एज ए इंथैल्पी चेंज। सॉरी बच्चों, यहाँ पे आपके पास चेंज इन इंथैल्पी किसके बराबर होती है? इंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट माइनस इंथैल्पी ऑफ रिएक्टेंट, दैट इज नोन एज ए चेंज इन इंथैल्पी। ये इंथैल्पी के अंदर तब्दीली आती है। मतलब वो रिएक्टेंट हमने खाए, हमारे अंदर आग लगी, ऑक्सीडेशन हुई, ऑक्सीडेशन से मुख्तलिफ किस्म के ग्लूकोज बना, एनर्जी बनी, एटीपी बने, तो वो जो इंथैल्पी के अंदर तब्दीली आई है उसे आपने डेल्टा एच कहते हैं। लेकिन आज इस चीज के बारे में हमने डिस्कस करना है, वो है स्टैंडर्ड इंथैल्पी चेंज। स्टैंडर्ड इंथैल्पी चेंज क्या होगी? तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि स्टैंडर्ड इंथैल्पी चेंज के लिए आप क्या वर्ड यूज करोगे। पहले डेल्टा लिखोगे, इसका मतलब है चेंज, फिर एच लिखोगे, इसका मतलब है इंथैल्पी। अगर इसके ऊपर एक थोड़ा सा स्फेरिकल गोलदारा सा डाल देते हैं तो ये कहेगा कि ये स्टैंडर्ड बन गई है। तो इसलिए बेटा स्टैंडर्ड इंथैल्पी चेंज को आपने डेल्टा एच नॉट से लिखते हैं, या इसके ऊपर एक छोटा सा गुलदारा डाल देते हैं। अब यहाँ से शॉर्ट क्वेश्चन भी आ जाता है कि डिफरेंशिएट बिटवीन इंथैल्पी एंड चेंज इंथैल्पी, या डिफरेंशिएट इन इंथैल्पी एंड स्टैंडर्ड इंथैल्पी चेंज। के स्टैंडर्ड इंथैल्पी चेंज क्या होता है? तो वो आप बताओगे कि अकेले की इंथैल्पी होती है। अगर दो चीजों के अंदर, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के अंदर आप देख रहे हैं तो वो चेंज इन इंथैल्पी होती है। अगर स्टैंडर्ड कंडीशंस के ऊपर आप देखेंगे तो वो बच्चों हमारे पास क्या होगी? स्टैंडर्ड इंथैल्पी चेंज होगी। अब नेक्स्ट बात आती है कि इंथैल्पी डिपेंड किस पे करती है, कि यानी हीट किस चीज पे डिपेंड करेगी। तो आपने तवज्जो रखनी है बेटा, द इंथैल्पी ऑफ ए सब्सटेंस डिपेंड अपॉन। ये जो इंथैल्पी होती है वो कुछ चीजों के ऊपर डिपेंड करती है। पहली बात क्या है कि फिजिकल स्टेट ऑफ रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स। कि आपने रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स को किस फिजिकल स्टेट के अंदर लिया हुआ है, ये उस चीज के ऊपर बेटा डिपेंड करेगी। देखिए फॉर एग्जांपल, जैसे आपने पानी बनाना चाहते हैं तो ये बेटा आपने हाइड्रोजन लिया, ये भी गैसीय स्टेट में है। आपने यहाँ पे ऑक्सीजन लिया तो ये भी गैसीय स्टेट में है। यहाँ पे जो आप पानी बना रहे हैं वो आपने गैसीय स्टेट के अंदर बनाया है, यानी गैस की फॉर्म के अंदर बनाया है।
तो इसकी जो इंथाल्पी चेंज हमारे पास आएगी वो -241 किलो जूल पर मोल होगी। अगर बच्चों यही चीजें आपस में मिला के आपने जो पानी बनाया है वो लिक्विड स्टेट में बनाया है, तो इसकी जो इंथाल्पी चेंज होगी वो हमारे पास -285 किलो जूल पर मोल होगी। यानी यही साइन हमें बता रहा है कि आपने इंथाल्पी किस चीज में बनानी है, गैसीय स्टेट में ले रहे हैं या लिक्विड स्टेट में ले रहे हैं। गैसेज या लिक्विड स्टेट में जब आप उसे लेते हैं तो इनकी वैल्यूज भी चेंज हो जाते हैं। ड्यू टू दिस रीजन फिजिकल स्टेट ऑफ रिएक्टेंट का लिखना जरूरी होता है। फिजिकल स्टेट से क्या मुराद है कि वो लिक्विड है, गैस है या सॉलिड है, इन चीजों को लिखना जरा जरूरी होता है, क्योंकि हर चीज की हीट बेटा मुख्तलिफ होगी। जैसे आपको कहता है पानी, तो अगर इसकी कोई फिजिकल स्टेट आपको बता देता है कि उसको आइस चाहिए तो वो सॉलिड है। अगर उसको हमें पता है अगर पानी को सॉलिड के अंदर आप तब्दील करेंगे तो इसको लो टेम्परेचर देना पड़ेगा, अगर वेपर्स के अंदर कन्वर्ट करेंगे तो इसको ज्यादा बेटा टेम्परेचर देना पड़ेगा। तो ये आपके पास फिजिकल स्टेट का लिखना इंतहाई जरूरी होता है। सेकंड जो चीज इंथाल्पी डिपेंड करती है वो है टेम्परेचर एंड प्रेशर ड्यूरिंग रिएक्शन, कि जो आप रिएक्शन करवा रहे हैं उसके अंदर टेम्परेचर आपने कितना लिया हुआ है और इसके ऊपर प्रेशर कितना लिया हुआ है, ये भी जरूरी है। अब बेटा हमारे पास स्टैंडर्ड कंडीशंस होती क्या है? स्टैंडर्ड कहते हैं जो पक्की किसी चीज की कंडीशंस बना दी जाती हैं उसे स्टैंडर्ड कंडीशंस कहते हैं। तो स्टैंडर्ड कंडीशंस के अंदर आपने तीन चीजें देखनी है। पहली जो चीज हमारे पास आती है उसे हम कहते हैं टेम्परेचर। टेम्परेचर बेटा हमेशा हमने 25 डिग्री सेंटीग्रेड लेना है, यानी रूम टेम्परेचर लेंगे। अगर केल्विन में लेंगे तो 298 केल्विन जो होगा ये हमारे पास इसका टेम्परेचर है, तो ये स्टैंडर्ड टेम्परेचर है। जो प्रेशर होगा वो बच्चों हमारे पास 1 एटीएम होगा, या आपने किलो पास्कल में लेना है तो 101 किलो पास्कल जो होगा ये हमारे पास स्टैंडर्ड टेम्परेचर है। अब आपने उसकी अमाउंट कितनी लेनी है, तो हमेशा बेटा उसकी जो अमाउंट हम ले रहे होते हैं वो 1 मोल लेंगे, 1 मोल लेंगे। अगर 1 मोल आप उसका बना रहे हैं तब आप स्टैंडर्ड कंडीशंस के ऊपर हैं। अगर बच्चों यही वाली एग्जांपल देखें, यहाँ पे मैं इसको लेता हूँ, यहाँ पे ये 2H2 कर देता हूँ, यानी 2 कर देता हूँ और यहाँ पे भी 2 कर देता हूँ, ऐसे यहाँ पे वाटर के मैं 2 मोल बना रहा हूँ, तो ये स्टैंडर्ड कंडीशन नहीं है। आपको हमेशा 1 मोल बनाना होगा, तब आपके पास वो स्टैंडर्ड इंथाल्पी होगी। अब बच्चों हमारे पास सेकंड जो चीज आ जाता है कि स्टैंडर्ड स्टेट्स ऑफ एलिमेंट्स। कुछ एलिमेंट्स ऐसे हैं, बल्कि हर एलिमेंट्स की बेटा एक स्टैंडर्ड स्टेट है जिसको आपने माना हुआ है कि ये जो इसकी स्टेट होगी वो स्टैंडर्ड है। और स्टैंडर्ड स्टेट के ऊपर जितने भी एलिमेंट होते हैं उनकी जो इंथाल्पी होती है वो आप जीरो मानते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे कार्बन है, कार्बन आप जानते हैं कार्बन आपको दो एलोट्रॉपिक फॉर्म में, दो क्रिस्टलाइन फॉर्म के अंदर मिल रहा होता है। या तो बच्चों वो डायमंड की शक्ल में हमें मिलता है या हमें ग्राफाइट की शक्ल में मिलता है। ग्राफाइट क्या होगा, ये जो पेंसिल बनाने के लिए आप इसके अंदर जो ब्लैक कलर की मटेरियल देख रहे हैं उसे आपने ग्राफाइट कहते हैं। तो डायमंड दो शक्लों में होगा, कार्बन दो शक्लों में होगा, या डायमंड है या ग्राफाइट है। तो ग्राफाइट इज द स्टैंडर्ड स्टेट ऑफ कार्बन, ये कार्बन की बेटा स्टैंडर्ड स्टेट है। तो फॉर एग्जांपल आपको एक रिएक्शन लिखा जाता है, यहाँ पे लिखेगा कार्बन, इसके नीचे लिखता है डायमंड प्लस O2 है, फिर आपको बताता है CO2 और फिर लिखता है ये कार्बन, जहां पे बेटा इसने लिखा हुआ है ग्राफाइट प्लस O2 है और ये कहता है CO2। फिर आपसे पूछता है कि बताओ इनमें से कौन सी इक्वेशन जो है वो स्टैंडर्ड स्टैंडर्ड इंथाल्पी चेंज है, तो वो बेटा ग्राफाइट वाली है, डायमंड वाली नहीं है। तो ग्राफाइट इज द स्टैंडर्ड स्टेट ऑफ कार्बन। क्यों? बिकॉज इट इज ए मोर स्टेबल एज कंपेयर टू डायमंड की निस्बत से ये ज्यादा अवेलेबल है, ज्यादा स्टेबल है, इसलिए ग्राफाइट होगी। अब लिक्विड्स में अगर ब्रोमीन है वो आपके पास Br2 है, गैसीय स्टेट में लेंगे तो वो इसकी स्टैंडर्ड स्टेट नहीं है, आपने लिक्विड में लेना है। पानी को बेटा अगर आपने सॉलिड या गैस में लेंगे तो वो स्टैंडर्ड स्टेट नहीं है, आपने इसे लिक्विड में लेना है। गैसेस जैसे हाइड्रोजन, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन होता है, इन्हें आपने गैसीय स्टेट के अंदर लेंगे तब ये हमारे पास क्या होगा, स्टैंडर्ड स्टेट्स के अंदर होंगे। तो आपने ख्याल रखना है यहाँ पे स्टैंडर्ड स्टेट्स के बारे में भी एमसीक्यूज आ जाता है कि स्टैंडर्ड स्टेट ऑफ वाटर इज ए लिक्विड, गैस, सॉलिड या ऑल। तो आप लिख देंगे ऑल तो ये गलत हो जाएगा, सिर्फ स्टैंडर्ड स्टेट ऑफ ऑफ जो पानी है, वाटर है, वो लिक्विड स्टेट है। ऐसे स्टैंडर्ड स्टेट ऑफ कार्बन इज ए डायमंड और ग्राफाइट, तो आपने ग्राफाइट बताना है, दोनों नहीं है।
तो अब बेटा हमारे पास ना मुख्तलिफ किस्म की इंथाल्पीज की डेफिनेशंस आएंगी। अब इंथाल्पी होती क्या, अब आपने सिर्फ हीट को देखना है, मतलब किसी चीज को जब आप जलाओगे तब उससे हीट निकलेगी, इसे इंथाल्पी ऑफ कंबस्शन कहेंगे। अगर किसी चीज को बनाओगे तब हीट अब्सॉर्ब होगी या रिलीज होगी, इसे इंथाल्पी ऑफ फॉर्मेशन कहेंगे। एसिड या बेस को जब आपस में मिलाओगे तब भी हीट निकलेगी, तो इंथाल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन कहेंगे। अब इस किस्म की आपने रोजमर्रा जिंदगी में जो चीजें इस्तेमाल हो रही हैं उनको उनको आपस में मिलाते हैं तो आप देखते हैं कि हीट आ रही है या जा रही है, तो इसी को आपने इंथाल्पी चेंजेस कहेंगे। तो यहाँ पे जो हमने देखेंगे इसे हम कहेंगे इंथाल्पी चेंज ऑफ रिएक्शंस। कि आपके पास कोई भी केमिकल रिएक्शंस जब आप करवा रहे हैं तो उसमें इंथाल्पी चेंज के अंदर क्या तब्दीली आएगी। बेटा रिएक्शंस क्या होंगे, हमारे पास रिएक्टेंट होंगे और प्रोडक्ट के अंदर है तब्दील हो रहे होंगे, इसे रिएक्शंस कहते हैं। अब इंथाल्पी चेंज के अंदर जरूरी है कि आप उसको फिजिकल स्टेट्स भी लिखें, उसकी स्टैंडर्ड स्टेट्स भी लिखें, स्टैंडर्ड टेम्परेचर और प्रेशर भी लें, और फिर इसके जो मोल्स हैं वो भी आप सही तरीके से लिखेंगे, फिर आपके पास जो आएगा वो स्टैंडर्ड इंथाल्पी ऑफ रिएक्शन होगा। अब इसको हम डिफाइन कर लेते हैं। तो ये हमारे पास डेफिनेशन क्या है, इंथाल्पी चेंज इन्वॉल्व, इंथाल्पी चेंज जो इसमें इन्वॉल्व होगी व्हेन स्टाइकोमेट्रिक। व्हाट इज स्टाइकोमेट्रिक, स्टाइकोमेट्रिक का मतलब होता है कैलकुलेशन करना। फॉर एग्जांपल जैसे इस केस के अंदर हाइड्रोजन का 1 मोल चाहिए तो ये स्टाइकोमेट्री है कि आपने इसका 1 मोल लिया। ऑक्सीजन का आधा मोल चाहिए तो ये इसकी स्टाइकोमेट्री है कि जो फिक्स अमाउंट होती है दैट इज नोन एज ए स्टाइकोमेट्री। आम हिसाब किताब में आप इसे कहते हैं जो अमाउंट्स आप किसी चीज की ले रहे होते हैं वही बेटा स्टाइकोमेट्री होती है। चाय बनानी है, आपने 1 कप दूध लिया, वो आपके पास फॉर एग्जांपल 200 ml है, तो ये स्टाइकोमेट्रिक अमाउंट है। ये नहीं है कि बगैर सोचे समझे आप दूध डाल देंगे, ऐसा नहीं है। कि अगर आप उसके फिक्स अमाउंट ले रहे होते हैं इसे आप स्टाइकोमेट्री कहते हैं। Stoichiometric amount of reactants in their standard states react together completely to form product under standard conditions is called enthalpy change of reaction। तो इसे आपने बेटा स्टैंडर्ड इंथाल्पी चेंज ऑफ रिएक्शंस कहते हैं। मतलब यह है कि रिएक्टेंट की फिक्स अमाउंट लेके जब आपस में रिएक्ट कराते हैं और इसके बाद प्रोडक्ट बनते हैं, दोनों की स्टैंडर्ड स्टेट और स्टैंडर्ड कंडीशन लिख देंगे, तब जो इंथाल्पी में तब्दीली आएगी उसे आप कहेंगे स्टैंडर्ड इंथाल्पी चेंज ऑफ रिएक्शन। अब इसको आपने लिखना कैसे है, तो बेटा इट इज डिनोटेड बाय डेल्टा एच नॉट, नीचे आर लिखेंगे तो ये आपको स्टैंडर्ड इंथाल्पी ऑफ रिएक्शन बताएगी। बाद रिएक्शन ऐसे होंगे विच में भी एक्सोथर्मिक, वहां से हीट बाहर आ रही होगी, और बाज होंगे विच में भी एंडोथर्मिक। इसलिए बेटा ये जो स्टैंडर्ड इंथाल्पी ऑफ रिएक्शन होगी इट मे बी पॉजिटिव, ये पॉजिटिव वैल्यू भी हो सकती है, इट मे बी नेगेटिव, ये बच्चों नेगेटिव वैल्यू भी हो सकती है। अब रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट ये कंडीशन है, रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट मस्ट बी इन स्टैंडर्ड स्टेट्स, जो उनकी स्टैंडर्ड स्टेट्स हैं वही आपने लेनी है। मतलब ये नहीं है कि हाइड्रोजन आप गैस जो है वो लिक्विड में ले लें या सॉलिड में ले लें, नहीं गैसियस स्टेट में लेंगे क्योंकि इसकी स्टैंडर्ड स्टेट गैसियस है। ऑक्सीजन जो है इसको आपने लिक्विड या सॉलिड में नहीं लेना, इसे गैसियस स्टेट में लेंगे। हमेशा जो पानी का 1 मोल बनाएंगे, H2O का 1 मोल बनाएंगे और लिक्विड बनाएंगे, तब आपके पास -286 किलोजोल पर मोल जो हीट होगी वो बेटा रिलीज होगी, दैट इज नोन एज ए स्टैंडर्ड इंथाल्पी चेंज ऑफ रिएक्शन। अगर आपने किसी एक चीज को चेंज कर दिया तो वो स्टैंडर्ड इंथाल्पी नहीं रहेगी। आपने यहाँ पे 2 मोल पानी के बना लिए तो ये भी स्टैंडर्ड इंथाल्पी ऑफ रिएक्शन ही रहेगा। अगर पानी आपने गैसियस स्टेट में ले लिया तो ये भी बेटा स्टैंडर्ड इंथाल्पी चेंज ऑफ रिएक्शन नहीं होगा। अब हमारे पास नई इंथाल्पी को अब हम डिस्कस करते हैं, उसे हम कहते हैं स्टैंडर्ड इंथाल्पी या इंथाल्पी चेंज ऑफ कंबस्शन। जब किसी चीज को जलाते हैं फिर क्या होगा, व्हाट इज कंबस्शन, किसी चीज को बेटा अगर आप ऑक्सीजन की मौजूदगी में जला देते हैं तो इस अमल को कंबस्शन कहते हैं। अगर उसका 1 मोल आपने लिया हुआ है और उसकी स्टैंडर्ड स्टेट और फिजिकल स्टेट्स आपने जाहिर की हुई हैं, उस वक्त वो जितनी हीट खारिज करेगा दैट इज नोन एज ए स्टैंडर्ड स्टेट ऑफ, दैट इज नोन एज इंथाल्पी चेंज ऑफ कंबस्शन। फॉर एग्जांपल 1 मोल आपने मीथेन गैस का जला दिया, 1 मोल आपने एथेनॉल का जला दिया, 1 मोल आपने ग्लूकोज का जला दिया। अगर ये सब चीजें स्टैंडर्ड स्टेट्स के ऊपर हैं तो आपने इसे इंथाल्पी चेंज ऑफ कंबस्शन कहेंगे। अब हम इसे डिफाइन करते हैं। इंथाल्पी चेंज, इंथाल्पी के अंदर क्या तब्दीली आती है
व्हेन 1 मोल ऑफ ए सब्सटेंस इज कंप्लीटली बर्न, अगर 1 मोल किसी भी चीज का मुकम्मल तौर पर जला देते हैं इन एक्सेसिस ऑफ ऑक्सीजन, यानी ऑक्सीजन की मिकदार बहुत सारी ले लेते हैं अंडर स्टैंडर्ड कंडीशंस, लेकिन आपकी कंडीशंस बेटा स्टैंडर्ड होनी चाहिए, तो दैट इज नोन एज ए एंथैल्पी चेंज ऑफ कंबस्शन। तो एंथैल्पी चेंज ऑफ कंबस्शन आप लिखते कैसे हैं, डिनोटेड बाय डेल्टा एच नॉट सी। डेल्टा एच नॉट सी लिखेंगे, सी का मतलब है कंबस्शन, डेल्टा का मतलब है चेंज और एस का मतलब इंथाल्पी, यानी स्टैंडर्ड इंथाल्पी ऑफ कंबस्शन, ऊपर डेल्टा आपने गुलदारा डाल दिया जो स्टैंडर्ड को जाहिर करता है। अगर गुलदारा नहीं डालेंगे तो वो सिर्फ इंथाल्पी चेंज को जाहिर करेगा, गुलदारा सा डालेंगे तो ये स्टैंडर्ड इंथाल्पी चेंज हो जाएगी, इससे कंबस्शन। अब देखो हमारे पास ये जो सब्सटेंस है वो एथानोल है। एथानोल, एथानोल को जब आप इसका 1 मोल लेंगे, जिस चीज को आप जला रहे हैं उसका 1 मोल लेंगे या 2 मोल लेके ले लेंगे तो वो स्टैंडर्ड इंथैल्पी ऑफ कंबस्शन नहीं होगी, सिर्फ 1 मोल लेंगे। 1 मोल बेटा आपने एथानोल का लिया, 3 मोल आपने ऑक्सीजन के लिए, इसमें 2 मोल कार्बन डाइऑक्साइड के और 3 मोल आपके पास पानी के बनते हैं। तो इस वक्त जो इसकी हीट रिलीज हो रही होती है वो 1368 किलो जूल पर मोल होगी, तो दैट इज नोन एज ए स्टैंडर्ड इंथैल्पी ऑफ कंबस्शन, या इसी चीज को इंथैल्पी चेंज ऑफ कंबस्शन भी कहेंगे। अब ये जो इंथैल्पी चेंज ऑफ कंबस्शन होती है, आप जानते हैं अगर किसी चीज को जलाते हैं हमेशा वहां से हीट निकल रही होती है, आपको महसूस हो रहा होता है कि ये हीट निकल रही है। लकड़ी को जलाते हैं, आपने रोटी को जला दें, आप गैस को जला दें, आप फ्यूल को जला दें तो वहां से हीट निकलती है, जैसे मोटरसाइकिल का इंजन गर्म हो जाता है। क्यों हो जाता है, क्योंकि वहां पे मुसलसल पेट्रोल जो आता है वो जल रहा होता है, उसके जलने की वजह से वो इंजन जो होगा वार्म अप हो जाएगा। तो ड्यू टू दिस रीजन, तो आप कहेंगे आपके पास एमसीक्यूज में आएगा कि एंथैल्पी चेंज ऑफ कंबस्शन में बी एक्सोथर्मिक, एंडोथर्मिक या बोथ, तो आप कहेंगे इट इज ऑलवेज एक्सोथर्मिक, ये हमेशा हमेशा एक्सोथर्मिक होती है क्योंकि यहाँ से एनर्जी रिलीज होती है। तो स्टैंडर्ड इंथैल्पी ऑफ कंबस्शन को आप लिखते कैसे हैं, डेल्टा एच नॉट डाल के नीचे बेटा सी लिखेंगे और इसके साथ आपने माइनस वीई, यानी ये हमेशा बच्चों नेगेटिव साइन इसका होगा, इट्स मीन के कंबस्शन के दौरान हमेशा हीट जो होती है वो रिलीज होगी। अब कंबस्शन में कुछ इंपॉर्टेंट बातें आती हैं जो आपके एमसीक्यूज आएंगे। पहली बात यह है, ये जो कंबस्शन होता है ये इन एक्सेसिस ऑफ ऑक्सीजन होगा। कंबस्शन जो होगा कभी भी लिमिटेड सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन में नहीं होगा, वो गलत ऑप्शन होगी। इट इज ऑलवेज इन एक्सेसिस ऑफ ऑक्सीजन, यानी ऑक्सीजन बहुत ज्यादा मिकदार के अंदर होगा तब कंबस्शन होगा। अगर ऑक्सीजन लिमिटेड अमाउंट में होगा तो आप उसे ऑक्सीडेशन कह सकते हैं, लेकिन कंबस्शन नहीं होता। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि डेल्टा एच नॉट यानी स्टैंडर्ड इंथैल्पी ऑफ कंबस्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ कार्बन एटम, जिसके अंदर जितने कार्बन एटम की तादाद ज्यादा होती जाएगी उसकी उतनी ज्यादा स्टैंडर्ड इंथैल्पी ऑफ कंबस्शन की वैल्यू बच्चों ज्यादा होगी। फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास ब्यूटेन है C4H10 है तो इसकी कंबस्शन की वैल्यू ज्यादा होगी, इसमें से ज्यादा हीट निकलेगी एज कंपेयर टू प्रोपेन। प्रोपेन की ज्यादा होगी इथेन से और इथेन की ज्यादा होगी मीथेन की, मतलब नंबर ऑफ कार्बन अगर ज्यादा होंगे तब आपके पास कंबस्शन की वैल्यू जो होगी वो भी ज्यादा होगी। नेक्स्ट बेटा बड़ा प्यारा सवाल है कि स्टैंडर्ड इंथैल्पी ऑफ कंबस्शन इज आल्सो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड। अगर किसी चीज के अंदर सिग्मा बॉन्ड की तादाद ज्यादा होगी तो उसके अंदर बेटा उसकी स्टैंडर्ड इंथैल्पी ऑफ कंबस्शन भी ज्यादा होगी। तो आपको कैसा पता चलेगा कि इसके अंदर कितने सिग्मा बॉन्ड है, तो ये एक छोटा सा फार्मूला आता है कि नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड, कि आप कैसे कैलकुलेट करते हैं सिग्मा बॉन्ड को, तो आप कहते हैं नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड बराबर होगा नंबर ऑफ एटम्स, कि उसमें टोटल एटम्स कितने हैं -1, अगर एक उसमें से मनफी कर देंगे तो आपके पास सिग्मा बॉन्ड आ जाएंगे। फॉर एग्जांपल C3H8 है, इसमें कितने सिग्मा बॉन्ड है, 3 और 8 को जमा करो 11 बनेगा, एक नफी कर दो 10, तो इसमें 10 सिग्मा बॉन्ड है। C3 बेटा S6 है, इसमें कितने सिग्मा बॉन्ड है, ये 3 और 6 को जमा करेंगे 9, एक मनफी कर देंगे तो 8, इसमें 8 सिग्मा बॉन्ड है। C3H4 में कितना सिग्मा बॉन्ड है, ये 3 और 4 7, इसमें से एक नफी कर देंगे तो 6, इसमें से 6 सिग्मा बॉन्ड है। अब आपने बताना है कि स्टैंडर्ड इंथैल्पी ऑफ कंबस्शन किसकी ज्यादा है, यानी कि आपके पास प्रोपेन की ज्यादा है, प्रोपीन की ज्यादा है या इथाइन की ज्यादा है, या बेटा ये हमारे पास प्रोपाइन की ज्यादा है, प्रोपेन, प्रोपीन और प्रोपाइन। अब आपने नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड देखने हैं, इसके सिग्मा बॉन्ड ज्यादा होंगे
उसकी आपके पास स्टैंडर्ड इंथैल्पी ऑफ कंबस्शन भी ज्यादा होगा। तो प्रोपेन के अंदर 10 सिग्मा बॉन्ड है, इसलिए आप कहेंगे इसके अंदर जो आपके पास स्टैंडर्ड इंथैल्पी ऑफ कंबस्शन है वो सबसे ज्यादा है। अब नेक्स्ट बड़ी मजे की चीज होती है कि ये जो इंथैल्पी ऑफ कंबस्शन होती है, यहाँ से आप किसी भी चीज की कैलोरीफिक वैल्यूज निकालते हैं। कैलोरीफिक वैल्यूज क्या होते हैं कि ये कितनी एनर्जी दे सकता है, ये कितनी हीट दे सकता है, इसे आपने कैलोरीफिक वैल्यूज कहते हैं। कैलोरीफिक वैल्यूज क्या होगी कि आप उसका 1 मोल लेंगे और उसको जलाएंगे, डेल्टा एच नॉट सी मतलब स्टैंडर्ड इंथैल्पी ऑफ कंबस्शन, 1 मोल को जलाएंगे, फिर बेटा आप उसके मोलर मास से डिवाइड करोगे, जो जवाब उसका आएगा इसे आपने कैलोरीफिक वैल्यूज कहते हैं। देखिए जैसे आपने इसको जलाया, एथानॉल को जलाया, एथानॉल को जलाने के बाद आपके पास 1368 किलो जूल पर मोल जो होती है वो हीट यहाँ से रिलीज होती है। तो इसकी अगर आपने कैलोरीफिक वैल्यूज निकालना चाहते हैं तो माइनस 1368 आपने ऊपर लेना है बेटा, यहाँ पे डेल्टा एच नॉट सी है, मतलब ये इसकी स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ कंबस्शन है। अब एथानॉल का मोलर मास क्या होता है वो आप कैलकुलेट करेंगे। कार्बन का एटॉमिक मास कितना होता है 12, 12 पे तो ऑक्सीजन का बेटा 16 है और ये 6 है, ये 24 और 6 30, ये 24 और 6 30 और 16 आपके पास आ जाएगा, ये 46, ये आपके पास 24 है, 24 और ये बेटा 6 हो जाएगा, ये 30 और फिर आपके पास सीजन कितना होगा 16, 46। तो 46 को बेटा जब आप इससे डिवाइड कर दोगे, जो इसका जवाब आएगा उसे आपने कैलोरीफिक वैल्यूज कहते हैं। कैलोरीफिक वैल्यूज बड़ी इंपॉर्टेंट होती हैं, मतलब जैसे आपने अक्सर सुना होगा कि रोटी खाने से इतनी कैलोरीज निकलती है, मतलब अगर आपने ग्लूकोज का 1 मोल खा लेते हैं, 180 ग्राम ग्लूकोज खा लेते हैं तो 4 किलो कैलोरी पर मोल हीट निकलती है, इतनी एनर्जी पैदा होती है। या अक्सर डाइटिंग वाले चार्ट के अंदर आपने देखा होगा कि अगर आप प्रोटीन खाएंगे तो इतनी कैलोरीज होती हैं, फलां चीज खाएंगे इतनी कैलोरीज होती हैं। तो ये कंबस्शन से ही हमें कैलोरीफिक वैल्यूज मिलती हैं। ये नेक्स्ट हमारा टॉपिक भी आएगा जिसे हम कैलोरी कंटेंट भी कहते हैं, कैलोरीफिक वैल्यूज भी कहते हैं। तो ये जो कंबस्शन होता है इससे हम मुख्तलिफ जो फ्यूल्स होते हैं उनकी कैलोरीफिक वैल्यूज निकाल लेते हैं। मतलब आपके पास पेट्रोल की कैलोरीफिक वैल्यूज कितनी है, एथानॉल की कितनी है, और मुख्तलिफ पेट्रोल्स की बेटा इसी मेथड के जरिए आप निकालते हैं, फिर उनकी क्वालिटी का अंदाजा हमें होता है। अब देखिए दुनिया में सबसे जो लाइटेस्ट गैस है, सबसे हल्की जो गैस होती है वो हाइड्रोजन है, और इसलिए इसकी कैलोरीफिक वैल्यूज जो होती हैं वो सबसे ज्यादा होगी। अगर आपने कहीं भी बेटा आपको एक रिएक्शन दिया जा रहा है कि ये रिएक्टेंट है, ये प्रोडक्ट है, और इसकी स्टैंडर्ड इंथैल्पी ऑफ कंबस्शन कैलकुलेट करके दें या इंथैल्पी ऑफ कंबस्शन कैलकुलेट करके दें, तो फिर हमारा ये फार्मूला होता है कि इंथैल्पी चेंज ऑफ कंबस्शन, इंथैल्पी चेंज ऑफ कंबस्शन बराबर होगा इंथैल्पी चेंज ऑफ रिएक्टेंट माइनस इंथैल्पी चेंज ऑफ प्रोडक्ट। तो रिएक्टेंट में से आपने प्रोडक्ट को निकाल देना है। तो बेस्ट विशेस बेटा, मिलते हैं इंशाल्लाह। इंथैल्पी चेंज का हमारा नेक्स्ट लेक्चर होगा जिसमें आपने फॉर्मेशन, यूटिलाइजेशन और बाकी चीजों को पढ़ेंगे। बेस्ट विशेस, गुड लक, अल्लाह हाफिज।